Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to start unit number 25, man and his environment. आगाज हम इसका कर रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग से कि एनवायरनमेंट कैसा शानदार तोहफा अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है कि एक ज़बरदस्त किस्म का रिजर्वायर है जिसमें से हम अपने मन चाहे एलिमेंट्स को उठाते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक और केमिकल प्रोसेसेस में से गुजारते हैं और फिर उसके बाद उन केमिकल्स को अपने लिए अवेलेबल बना लेते हैं। ऑलराइट, और फिर उसके बाद ये जो अवेलेबल बनाने वाले जो साइकिल्स हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, इन बायो जियो केमिकल साइकिल्स की डिटेल में वाटर साइकिल इस सेशन में हम इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे आगाज कर रहा हूं मैं एनवायरनमेंट के साथ कि व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। आप लोग स्टूडेंट्स याद रखेंगे द सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है वो आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। अब अगर आप माहौल पे नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ तो जानदार चीजें हैं और कुछ बेजान अशिया हैं। ऑलराइट, जो जानदार लोग हैं, आपके बहन भाई, आपके अजीजो अकारिब, अगर आपने कोई पालतू जानवर रखा हुआ है, कोई पेट है, कोई बर्ड्स हैं, कुछ भी इस तरह की चीज, ये सब के सब आपके बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे ऑफ योर एनवायरनमेंट। और दूसरी तरफ चलें अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जमीन, हवा, आग और वो तमाम का तमाम फर्नीचर और दीवारें और बाकी सब चीजें जो बेजान हैं, जिनके अंदर लाइफ की प्रॉपर्टीज नहीं है, वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीजें आप याद रखेंगे कि एनवायरनमेंट बजाते खुद क्या है, आपकी सराउंडिंग्स में जो कुछ भी मौजूद है, दिस इज योर एनवायरनमेंट। और फिर उस एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक और एबायोटिक, इसकी तफरीक का आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इट इज द मेन रिजर्वायर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो पानी के बगैर हम 2 या 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ये सोचें कि पानी हमें मिलता कहाँ से है, हम पानी हासिल कहाँ से करते हैं, तो इसके लिए इसका रिजर्वायर एनवायरनमेंट ही बनेगा। आप किसी भी सूरत में फ्रेश वाटर पी रहे हैं, वो पैक्ड हो बोतलों के अंदर या टूटियों में आ रहा हो या चश्मों में आ रहा हो, या आप डायरेक्ट किसी नदी में या दरिया में से पानी पी रहे हो, तो इसका मेन सोर्स कौन बनता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज एनवायरनमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह अगर हम अपनी सांस 5-10 मिनट के लिए बंद कर लें तो क्या हम इससे ज्यादा दौरानी के लिए जिंदा रह सकते हैं? एक्सेप्शनल केसेस होंगे, लेकिन नॉर्मल इंसान 5-10 मिनट से ज्यादा शायद जिंदा ना रह सके। तो इसमें किसकी इंपॉर्टेंस है? एयर की। और एयर के अंदर किसकी इंपॉर्टेंस है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन का रिजर्वायर कौन है? हमारा एटमॉस्फेयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बातें अंडरस्टैंड करें कि इस एनवायरनमेंट की हमें जरूरत है, तो इसी लिहाज से एनवायरनमेंट को भी हमारी जरूरत है। और जब हमने एनवायरनमेंट की जरूरत पूरी करनी है तो उसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हम अपने ही रिसोर्सेज के एक मेजर जखीरे को अगर बचा के रखेंगे, अगर जहानत से इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी आने वाली नस्लों के भी काम आता रहेगा। लेकिन अगर हम इसी को पोल्यूट करना शुरू कर दें, इसी को खराब करना शुरू कर दें, तो फिर ये आपके काम का भी नहीं रहेगा और खुदा न खास्ता आने वाली नस्लों के लिए भी शायद ये बेहतर रिसोर्सेज प्रोवाइड ना कर सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बातें याद रखिएगा। माहौल आपके लिए बेशुमार नेमतें लिए हुए है, उसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। हम इस सेशन में फोकस करेंगे ऑन द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट से आते हैं, जानदारों का हिस्सा बनते हैं, जानदारों के अंदर उनके रेस्पिरेशन, उनके डाइजेशन, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उनके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब उस जानदार की डेथ हो जाती है, वो डिकम्पोज होता है, तो वही एलिमेंट्स दोबारा एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें बायो जियो केमिकल साइकिल्स के अंदर स्टडी करते हैं अभी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंस याद रख लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए। मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर केयरफुल यूज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ दैट एनवायरनमेंट। नाउ कमिंग टू द बायो जियो केमिकल साइकिल्स, स्टूडेंट्स इस टर्म के ऊपर अगर आप गौर करें तो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आप लोगों को चूंकि आप लोग बहुत सारी डिफरेंट जुबानों की टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो आपको ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज, इसके वर्ड्स भी पढ़ने को मिलते हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स आप अपनी अंडरस्टैंडिंग आसानी से बना सकते हैं। इस लफ्ज के ऊपर अगर हम गौर करें तो बायो और दूसरा वर्ड है जियो, इसका मतलब जानदार है और जमीन है, इनके दरमियान कोई चीज है जिसकी साइक्लिक एक्टिविटी चल रही है, उसको हम कहेंगे दिस इज बायो जियो केमिकल साइकिल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so flow of chemical elements and compounds between living organisms and the physical environment is known as biogeochemical cycle. All right, फिर स्टूडेंट्स अगर हम केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की बात करें तो हमें पता होना चाहिए नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स हैं
और उन 92 में से 6 हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और उन एसेंशियल एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर मौजूद हैं, जो कि ओवरऑल 95% ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस बायोस्फीयर उसके मैस को तख्लीक कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि इन 6 के ऊपर हमारी सबसे ज्यादा कंपोजिशन डिपेंडेंट है, और बाकी उसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, अगर हम एनवायरनमेंट के लिहाज से बात करें तो हाइड्रोस्फीयर यानी कि इसी बायोस्फीयर के ऊपर जो लिक्विड कंटेंट हमें नजर आता है या वेपर्स की फॉर्म में जो पानी नजर आता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से है, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल बायो एलिमेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह अगर हम हवा की परसेंटेज स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन 78 to 79% है और ऑक्सीजन 21% है। इसका मतलब है कि आपकी जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है आपके इर्द गिर्द, उसके अंदर से अगर आलूदगी निकाल दी जाए तो बाकी सारी की सारी कंपोजिशन इन्हीं 2 गैसेस पे मुश्तमिल होगी, और एक्सेप्शनली बीच में नोबेल गैसेस भी मौजूद होंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके साथ फर्दर डिटेल्स देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अब यही जो 6 एसेंशियल बायोएलिमेंट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, दे पास थ्रू बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एरोस्फीयर ड्यूरिंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। यानी कि आप ये अंदाजा लगा लें कि जानदार जहां तक बायोम्स आपके बन रहे हैं और फिर वो मिल के बायोस्फीयर बना रहे हैं, बायोस्फीयर के आखिरी एक्सटेंट तक जो बैक्टीरिया वगैरह उड़ते हुए मिलते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर भी ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हवा है या पानी है या जमीन है, हर जगह पे ये एलिमेंट सर्कुलेट करते हुए नजर आएंगे, और वो प्रोसेसेस जिनके थ्रू ये सर्कुलेट कर रहे हैं दे आर नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फोकस है इस सेशन के अंदर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में। फर्दर वाटर साइकिल कमिंग सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह, नाइट्रोजन साइकिल को। अभी आप अंडरस्टैंड कीजिए कि वाटर साइकिल क्या है और पानी किस तरह से जानदारों की बॉडीज का हिस्सा बनता है, फिर जानदारों में से निकल के बेजान माहौल का हिस्सा बन जाता है और माहौल से दोबारा जानदारों के अंदर आ जाता है। इस चीज को हम कहेंगे दिस इज वाटर साइकिल। प्रॉपर्टीज का अगर हम जिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है वाटर इज ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस सब्सटेंस एंड कवर्स मोर देन 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। जमीन का जो हम नक्शा देखते हैं या ग्लोब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आप अगर उसको एक बड़े दूर के व्यू से देखें तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर हिस्सा तो नीला है और बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है जो खुश्की पे मुश्तमिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी जितना ज्यादा इस जमीन के ऊपर है उससे कई गुना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर उस 3/4 सरफेस कवर्ड पानी की हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। सॉल्ट वाटर यानी कि खारा पानी 97% है, 97% ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट, और फिर उसके अंदर फर्दर जो फ्रेश वाटर है वो 3% बनता है ऑलमोस्ट। अब इस 3% में से भी 2% को हम कहते हैं लॉक्ड वाटर। लॉक्ड वाटर से मुराद ये है कि ये ग्लेशियर्स वगैरह में या आइस कैप्स की फॉर्म में स्टोर हो चुका हुआ है, लॉक हो चुका हुआ है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन फर्दर हमारे पास जो बच रहा है दैट इज अवेलेबल ओनली 1%, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं या अवेलेबल वाटर कहते हैं, जो हम अपने घरों में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है हमारी जमीन का वो पानी का परसेंटेज जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आप याद रखेंगे कि वाटर साइकिल के मेन स्टेप्स क्या क्या हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है? आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि पानी के पास एक एबिलिटी है कि वो फौरी तौर पे लिक्विड से गैसीय स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और फिर समटाइम्स सॉलिड्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन एवेपोरेशन वाली प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने क्या याद रखना है कि हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है एनवायरनमेंट के अंदर? दैट इज सन। ऑलराइट, सूरज से आने वाली शुआओं की वजह से, वाटर बॉडीज से और पौधों के ऊपर मौजूद दरख्तों के पत्तों से, वहां से पानी बुखारात की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाता है। समंदरों की सतह से भी वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाएगा, और तो और पत्तों के लोअर साइड पे जहां पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं वहां से भी पानी एवेपोरेट होकर उड़ना शुरू हो जाएगा। अब जब ये उड़ रहा होगा तो ये हवा का हिस्सा बन चुका होगा। इसका मतलब है कि वो अपनी लिक्विड फेज से गैसीय स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका हुआ है। अब जब ये ठंडी हवा ऊपर की तरफ को उठेगी तो कंडेंसेशन कॉज करेगी। इस कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स बनते हुए नजर आते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये जो एनवायरनमेंट के अंदर क्लाउड्स बने हुए हैं,
ये फिर क्या करते हैं, अगर एक जगह पे बने हैं तो उसके बाद कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर तक एक फासला तय करेंगे और उसके बाद जहां पे कोई ह्यूमिड एरिया नजर आएगा या थोड़ा सा कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नजर आएगा, वहां पे जाके ये फौरन डीकंडेंस होंगे और हम कहेंगे कि अब ये प्रेसिपिटेशन करने लगे हैं। और प्रेसिपिटेशन क्या है? बारिश। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्नोफॉल की सूरत में बेशक ओले पड़ना शुरू हो जाएं जिसे हम हेलिंग कहते हैं, या फिर बारिश की सूरत में जब यही लॉक्ड या सस्पेंडेड वाटर वेपर्स जो हैं दोबारा जमीन की तरफ आना शुरू हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे दिस इज प्रेसिपिटेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन तीनों स्टेप्स में आपने क्या याद रखना है ये भी सुन लीजिए। The hydrologic cycle begins with the evaporation of water from ocean, tree tops and water bodies, यानी कि पानी बुखारात की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाएगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे कंडेंसेशन होगी। As moist air is lifted, it cools and water vapors condenses to form clouds, जो बादल बनते हुए हमें नजर आते हैं आसमान के ऊपर। और फिर पॉइंट नंबर 3 है precipitation. Moisture is transported around the globe and returns as precipitation. Alright students, बारिश की सूरत में यही पानी दोबारा जमीन के अंदर आ जाएगा, लेकिन जब जमीन की तरफ आ रहा होता है तो वहां पे फर्दर 2 केसेस हमारे सामने आते हैं, और ये दोनों केसेस कौन से हैं इनको नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे अगर हम देखें कि प्रोसेसेस अपॉन रीचिंग ग्राउंड, कि जब पानी वापस आ रहा होता है जमीन की तरफ तो उस वक्त क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये पानी कहां कहां यूटिलाइज या कंज्यूम हो सकता है। पहले नंबर पे तो ये है कि सम ऑफ द वाटर मे इवेपोरेट बैक टू द एटमॉस्फेयर। पानी गिरते साथ ही, जैसे कि हब्स वाला या गर्मी वाला मौसम हो तो बारिश पड़ते साथ ही दोबारा से इवेपोरेट हो सकते हैं ये पानी के कतरे और गायब हो जाएंगे, जमीन खुश्क हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया है तो वाटर में पेनिट्रेट द सरफेस एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर। इनफिल्ट्रेशन हो सकती है, पानी ऊपर से आहिस्ता 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 जमीन के अंदर चला जाएगा और नीचे जाते जाते ये सेटल डाउन होके पानी की एक बड़ी जो हमारे पास रिजर्वायर एरिया है वहां पे जाके ये पानी इकट्ठा हो जाता है और इसको फिर हम पंप्स के साथ दोबारा ऊपर खींचना शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यही वाटर साइकिल अगर हम यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में देखें तो हमें पता चल रहा है कि जैसे ही सूरज की रोशनी पहाड़ों के ऊपर या वाटर बॉडीज पे पड़ती है तो फौरन इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट, पानी बुखारात की शक्ल में उड़ेगा, उड़ते हुए जैसे ही हवा ठंडी होगी तो कंडेंसेशन कॉज करेगा जिसकी वजह से बादल बन जाएंगे। अब यही बादल जो है जब किसी और जगह पे ट्रेवल करके पहुंच चुके होंगे तो फौरी तौर पे प्रेसिपिटेशन कॉज करेंगे। बारिश दोबारा रहमत की शक्ल में जमीन की तरफ आएगी, उससे फल फूल नबातात वगैरह उगेंगे और फिर फर्दर यही लाइफ साइकिल्स और न्यूट्रिएंट साइकिल्स चलते चले जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस वजह से ये तो वाटर साइकिल है। फर्दर नेचर में हमें नाइट्रोजन साइकिल्स, कार्बन साइकिल्स, सल्फर साइकिल्स वगैरह चलते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से जानदार और माहौल आपस में इन चीजों का तबादला करते रहते हैं। बायो एलिमेंट्स कभी हमारी बॉडी का हिस्सा होते हैं, कभी एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये आपस में सर्कुलेट होते चले जाते हैं। दैट्स व्हाई बायोजियोकेमिकल्स आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।